नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने शुरू किया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। कोविड-19 से पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस। अब तटीय गश्ती पोत सजग, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है इसका विकास। जर्मनी ने 20वीं सदी के पहले नरसंहार में अपनी भूमिका को किया स्वीकार, मांगेगा माफी। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों के लिए शुरू की यह खास योजना, हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपए। अब खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस वेरिएंट्स के लिए नामों की सूची की सिफारिश की है। वेरिएंट B.1.617.2, जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था, को डेल्टा नाम दिया गया है। वहीं आम बोलचाल में जिस कोरोना वायरस वेरिएंट को यूके वेरिएंट बोला जा रहा था, उसको अल्फा नाम दिया गया है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं किसी वेरिएंट का नाम को किसी देश से नहीं जोड़ा है। यूके वेरिएंट जैसे नाम यूं ही चल पड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया कि नामकरण की मौजूदा वैज्ञानिक प्रणाली जारी रहेगी और ये नए नाम केवल सार्वजनिक चर्चा में सहायता करने के लिए होंगे। देश का नाम न जुड़े होने के कारण ये नाम किसी देश के लिए गैर कलंककारी होंगे। अब तक WHO ने जिन प्रमुख वेरिएंट की पहचान की है वे हैं B.1.1.7, B.1.351, P2 और B.1.617.2। इनके नाम क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होंगे। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को आमंत्रित किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। इसने इन तीन देशों के 6 समुदायों के लिए देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह जानना जरूरी है कि अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। देशीकरण की प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप निश्चित वर्ष तक भारत में रहें। उपयुक्त केस में इस समय को घटाया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोरोना के कारण अपने माता पिता दोनों या अभिभावक को खोने वाले सभी बच्चों को यह सहायता दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस फंड का उपयोग जब बच्चा 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेगा, तब से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और जब वह 23 वर्ष का हो जाएगा, तब उसे व्यक्तिगत और व्यवसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त फंड की राशि मिलेगी। साथ ही ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। 10 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलवाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर से RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। 11 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को विस्तारित परिवार यानी कि संबंधी चाचा, मामा, बुआ आदि की देखरेख में रखा जाना है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स के RTE के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। यहां भी पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलवाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
अब तटीय गश्ती पोत सजग भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के बेड़े में शामिल हो गया। इसे मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। सजग अत्याधुनिक तकनीक, नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। यह भारतीय तटरक्षक बल को हिंद महासागर क्षेत्र के दायरे में और उससे आगे भी विभिन्न प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा। आईसीजी समुद्र में समवर्ती अभियान तथा विविध भूमिकाएं निभाने वाला एक बल है, जो समुद्र में पैदा होने वाली किसी भी स्थिति का जवाब देने वाला पहला सशस्त्र बल है। उनके कर्मी विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए बहुत विविध हालातों और परिस्थितियों में काम करते हैं। बताते चले कि भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन हैं। युवा और नवोदित लेखकों अर्थात 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। यह भारत 75 परियोजना अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भाग लेंगे। 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक www.mygov.in के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। जर्मनी ने स्वीकार किया है कि नामीबिया में उसके औपनिवेशिक शासन के दौरान हरेरो तथा नामा समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ था। नरसंहार को स्वीकार करने के साथ ही जर्मनी ने नामीबिया में सामुदायिक विकास परियोजनाओं में 1.1 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने की घोषणा की है। नामीबिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, जो 1884 से 1915 के बीच जर्मनी का उपनिवेश था। बताते चलें कि जर्मन उपनिवेश के दौरान नामीबिया को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहा जाता था। इस दौरान जर्मन अधिकारियों ने बेतहाशा जुल्म वहां के लोगों पर ढाए, जिसकी वजह से दशकों तक जर्मनी और नामीबिया के रिश्ते खराब रहे। जर्मन अधिकारियों ने वहां के निवासी हरेरो तथा नामा जनजातियों के हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हरेरो तथा नामा जनजातियों ने औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने जर्मन उपनिवेशियों को अपनी भूमि और संसाधनों के लिए खतरे के रूप में देखा था। नरसंहार की सबसे दुखद घटना वॉटरबर्ग का युद्ध था। जर्मन सैनिकों ने रेगिस्तान में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 80,000 हरेरो का पीछा किया, जिसमें से केवल 15,000 लोग ही जीवित बच सके थे। कुछ इतिहासकार इन अत्याचारों को 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गाजा पर इजराइल के हालिया घातक हवाई हमले को यदि नागरिकों और नागरिक संपत्तियों पर प्रभाव को अंधाधुंध और असंगत पाया गया तो इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराधों को स्पष्ट किया गया था। सामान्य तौर पर कहा जाए तो सैनिकों द्वारा युद्ध के नियमों को न मानना, लूटपाट को अंजाम देना, युद्ध से जुड़ा विश्वासघात करना आदि युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे यदि युद्ध के दौरान या शांतिकाल में शत्रु देश के सैनिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे पकड़ा जाता है तो उसके साथ मानवीय बर्ताव किया जाएगा। यह कन्वेंशन किसी भी सैनिक को दी गई प्रताड़ना को पूरी तरह से गैर कानूनी करार देता है। ऐसे में जब शत्रु देश का सैनिक आत्मसमर्पण कर दे, उसके बाद उसे गोली मार दी जाए तो यह युद्ध अपराध होगा। रिहायशी इलाकों में बेवजह हमला भी युद्ध अपराध माना जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।